नमो होता है नमन हंसों का। जय भीम साथियों। पेरियार पेरियार रामस्वामी नायकर पेरियार नास्तिक क्यों बने? पेरियार रामस्वामी नायकर ने ब्राह्मणों के नाक में क्यों दम करके रखा था? सच्ची रामायण, लंका कांड की किताबों को लिखकर साउथ में कुछ ऐसा चेहरा हुआ जिनकी दोस्तानी बाबा साहब के WFB में हुई और दोनों दोस्त बन गए। गाड़गे महाराज, प्रिय रामस्वामी नायकर और बाबा साहब, खास करके बाबा साहब और प्रिय रामस्वामी की तत्व में जो बुद्ध के तत्व से जुड़े हैं। सुमित जग्रवाल ने हनुमान सच्ची रामायण कहानी में लंका कांड, एक सच्ची रामायण कहानी ऐसी लिखी जिस किताबों को आज ही बहुत सारे जगह विरोधाभास होता है। प्रिय रामस्वामी नायकर एक कट्टर नास्तिक आदमी, साइंसवादी। प्रिय रामस्वामी नायकर ने दक्षिण भारत से ब्राह्मणवाद को कैसे समाप्त किया, आज ही दक्षिण भारत में ये नाम हर भाषा में युगों युगों में परिवर्तित करेगा और पूरे दुनिया में इसका नाम अलग ही रूप से माना जाएगा। आज ऐसे प्रिय रामस्वामी नायकर की दो बातें आज उनके बारे में, उनके ये ओकेजन पर आज हम प्रियार रामस्वामी नायकर, ये नाम दक्षिण भारत का है। बाबा साहब की दोस्तानी लंगूर में जो परिषद हुई, वह बाबा साहब ने बड़े गौरव के साथ में प्रिय रामस्वामी से दोस्तानी और बुद्ध विचार की दोस्तानी, बाद में प्रिय रामस्वामी नायकर को बुद्धिस्ट फिलासफी से, ऐसे बुद्धिस्ट फिलासफी ये ऐसी फिलासफी है जहाँ सच्चाई साइंस को मंजूर किया जाता है। इक्कीस भाषाओं में आ रहे हैं प्रिय रामस्वामी नायकर के विचारों की कहानी। धर्म और जाति जब मानव के उत्पन्न का साधन है, धर्म ने, मनुवादी ने शिक्षण लेने के लिए धर्म में जो बंधन बताए, उसी को नष्ट करते हुए ब्राह्मणों ने जो अपने हाथ में पढ़ाई की सत्ता ली और उस सत्ता से मनुवादी संविधान चलाया, उस संविधान को नष्ट करने वाले पेरियार रामस्वामी नायकर, ये नाम, ऐसे बहुत सारे नाम
कांचीराम जी के मुँह से भी हम सुनते थे। और आज समाज पढ़ा लिखा हो गया है। बाबा साहब के कारण, संविधान के कारण हर घर में स्त्री शिक्षित हुई है और जिसको अनटचेबल समाज कहते थे वो भी सुशिक्षित हुआ है। एक ऐसे महान शख्सियत की कहानी। पेरियार, ये जो नाम है, ब्राह्मणवादियों की हालत खराब हो जाती है। जातिवादी जितना पेरियार के नाम से डरते हैं, उनके खामे से, उनके विचार से खाते हैं। महान क्रांतिकारी विचार को ब्राह्मणवादी को मिर्ची लग जाती है, लेकिन ब्राह्मणवाद और पेरियारवाद में सीधी टक्कर होने वाली है। 21 भाषाओं में प्रकाशित होगी पेरियार की पुस्तकें। मौजूदा दौर में ब्राह्मणवाद मजबूर नजर आ रहा हो, लेकिन ब्राह्मणवाद और पेरियारवाद इस सीधी मुकाबले की टक्कर दिखती है। जैसे कि सुखराम के नाम से प्रिय रामस्वामी नायकर अब घर घर में पहुंचने वाले हैं। पेरियार की रचनाओं का हिंदी, मराठी समेत 21 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित अनुवाद होगा। आप पेरियार के महान क्रांतिकारी विचार को हिंदी में नहीं, 21 भारतीय भाषा में उपलब्ध होंगे। यही नहीं, पेरियार अन्ना पेरियार के पन्ना से निकाल कर डिजिटल भी होने जा रहे हैं। इन पेरियार के काम के डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने पेरियार कलेक्टिव वर्क को अनुवाद कराएगी। 21 भाषाओं में आ रहे हैं। स्टालिन सरकार ने बजट में 5 करोड़ रुपए का फंड दिया। लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी। पेरियार के महान क्रांतिकारी विचारों को हिंदी, मराठी समेत अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया जाए। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने अपने स्पीच पर लिखा, ये बुजुर्गवार हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में बड़े पैमाने से आ रहे हैं। प्राइवेट पब्लिकेशन पेरियार को चिटपुट पहले ही छाप रहे थे। अब तमिलनाडु सरकार लगेगी। पहले साल के लिए 5 करोड़ का बजट होगा। हिंदी क्षेत्र में सावरकर, गोलवलकर, बनाम अम्बेडकर, पेरियार। स्वागत कीजिए इस वैचारिक तन का। आइए आपको बताते हैं पेरियार रामस्वामी नायकर आखिर कौन थे। 17 सितंबर 1879 को पेरियार रामस्वामी तमिलनाडु ईडोर में हुआ था। पेरियार ज्ञानिक दृष्टिकोण और अजब गजब तार्किक क्षमता वाले विचारक थे। उन्होंने दलित पिछड़े समुदाय को बराबरी का दर्जा देने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। पेरियार अकेले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद के जड़ें उखाड़ दी। अंधविचार, छुआछूत और कट्टर विरोधी पेरियार सच्ची रामायण ब्राह्मणवाद की बत्तियां उधर देती है। आज भी पेरियार के विचार ना ही बहुजन के आंदोलन को ताकत देते हैं, बल्कि गैर बराबर के लड़ने की हिम्मत देते हैं। अपने तर्कों से अपने अच्छे को पेरियार पानी पिलाने वाले पेरियार साहब के विचार उस समय प्रासंगिक थे, उतने ही आज भी है। भारत के मूल निवासी को आत्मसम्मान की लड़ती लड़ाने वाले पेरियार साहब के विचार अन्याय के खिलाफ प्रेरणा देने वाले हैं। पेरियार में हिंदू धर्म के पहले ब्राह्मणवाद का कड़ा विरोध किया। तर्कवाद, विज्ञान, आत्मसम्मान, समानता, महिला अधिकार का खास जोर दिया। वो ब्राह्मणों की बनाई हुई जाति प्रतार के घोर विरोधी थे। पेरियार ने कहा था, ब्राह्मण हमें अंधवासवी बनाने के लिए तैयार करता है। वो खुद आरामदायक जीवन जी रहा है, तुम्हें अछूत का निंदा करता है। मैं आपको सावधान करता हूँ कि उनका विश्वास मत करो। ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों के साहित्य गुलाम बनाया है। स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की हुई है। सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं, तो फिर अकेले ब्राह्मण उच्च और अन्य नीच को ठहराया सकता है। आप अपने मेहनत की गाड़ी कमाई क्यों मंदिरों में लुटाते हो? क्या ब्राह्मणों के इन मंदिरों के तालाबों को अन्य परोपकारी संस्थाओं के लिए 1 रुपया भी दान दिया है? पेरियार इतने बड़े क्रांतिकारी थे जो सीधे ब्राह्मणवाद की नींव पर चोट करते थे। वो कहते थे, ब्राह्मणवाद ने अपने मनोनीत धार्मिक ग्रंथों को मानसिक गुलाम बनाया है। इस गुलामी की तंदीर को जाना आवश्यक है। पेरियार साहब ने कहा था, ईश्वर की सत्ता स्वीकारने में किसी बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिक होने के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है।
ये स्थिति उनके लिए संभव है जिसके भारत तर्क और बुद्धि की शक्ति है। पेरियार के विचार को सुनते ही ब्राह्मणवाद तिलमिला जाते हैं और आने वाले दिनों में ये तिलमिलाट और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ये परिवार महान क्रांतिकारी विचार 21 भाषाओं में और अपने सोशल मीडिया में उपलब्ध होने वाले हैं। पेरियार में इसको पब्लिश करने वाली है तमिलनाडु जो काम कर रही है। आज तमिलनाडु की जो बात हो रही है, इन क्रांतिकारी विचारों को हमें दूसरे तक तो पहुंचा सकते हैं। हमने आपको इन बातों को ये भी देखना है साथियों, हम ये बातों को सोचना चाहिए कि पेरियार के इन महान विचारों को, कल्पना बातों को हमें देखना चाहिए। साथियों, आज तमिलनाडु सरकार जो काम कर रही है, पेरियार ने जो कुछ किताबें लिखे, सच्ची रामायण में सच्ची बातें की, साहित्य की बातें की, क्या अनुमान था, क्या राम हुआ, जो हुआ नहीं उसको गलत करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। पेरियार के विचार ये महान विचार है, ये क्रांतिकारी विचार। इन विचारों पर हमने ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। पेरियार के रामस्वामी के जब विचार मैं पढ़ता हूँ तब एक क्रांतिकारी बातें मेरे ध्यान में आती है। गाडगे महाराज, पेरियार, रामस्वामी नायकर और बाबा साहब की जब बैठक देखता हूँ, उन बैठकों में जब बुद्धवाद दिखता है, बुद्ध की संस्कृति दिखती है, बुद्ध की आंकलन दिखती है, तब पेरियार आज बुद्ध के तुकाराम जी महाराज, जगनाड़े महाराज, राजभोज इन विचारों पर भी चलती है, गुरु नानक के विचारों पर चलती है। महान संत जो भी हुए इस देश में सच्चाई का सामना उन्होंने किए, उन बातों को भी सोचना चाहिए। दोस्तों, आइए और डिटेल में हम पेरियार जी को सुनने जा रहे हैं, उनके विचार को सुनने जा रहे हैं। आज इन विचारों के साथ में आपका साथी डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर उन बातों को भी देखना चाहेंगे कि पेरियार के विचारों को, जैसे भी गलत कहानी में आज तमिलनाडु सरकार ने जो भी स्टेप निकाला है, ये महान क्रांतिकारक स्टेप है। मैं तमिलनाडु सरकार का और भारत सरकार का, आज बाबा साहब के कारण, महात्मा फुले के कारण, सावित्रीबाई फुले के कारण हम लोग बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर आए हैं। आज सच्ची हमको पढ़ाई और सब बातों हम स्वतंत्र हुए, बाहर देश में भी जा सकते हैं। अब क्रांति इतनी बढ़ गई, इस क्रांति को रोकने वाली ताकत इस देश में किसी में नहीं है। आज पुराना ज़माना बदल गया दोस्तों, उस ज़माने के साथ में ये भी बात बदल गई है। पेरियार नास्तिक क्यों थे, इस बातों पर भी हमने पर्दा डालना, पर्दा हटाना बहुत आवश्यक है। इस अंधार विचार को, पर्दे डालने वाले विचार को नष्ट करना भी हमें बहुत आवश्यक लगती है। पेरियार नास्तिक क्यों बने, इस पर भी हम अपनी निगाहों देखेंगे। इस बातों को सोचना चाहिए। आज पेरियार के नेतृत्व के नीचे लिखा है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर जिसने बनाया वो मूर्ख था, वो चला रहा है, वो धोखेबाज है। जो मान रहा है, ये हिम्मत किसके पास है? ये तर्क विज्ञान विवेक था, इसलिए ईश्वर का सुकरात कहा है। आज देश के नाम से राजनीतिक चल रही है। दोस्तों, इन बातों को भी सोचना चाहिए। आज बड़े बड़े लोग पेरियार के नाम से प्रेम करने लगे हैं, उनके बातों को सोचने लगे हैं। उनके स्मृति दिन पर मैं समाज और समानता में भाषण और महिलाओं के लिए आवाज़ उठी, महिला के लिए आवाज़ उठाया। महिला के जो बेड़िया, जो गहने हैं, उनकी बेड़िया है, उस स्मृति दिवस है, उनके स्मृति दिन पर पेरियार के, आज पेरियार रामस्वामी नायकर के ब्राह्मणों को और स्मृति दिनों को ये अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। आज मेरे अभ्यास से, मेरी खुद के किताब से मैं इस पर, महिला जो आज़ादी से घूम सकती है, उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी, जब अपनी महिला आधी रात को घूम सकेंगे, आप सभ्य हो गए हैं। बहुत बहुत बड़ा दिन है आज का। स्मृति दिन के उपलब्ध पर 24 दिसंबर को पेरियार ईवी रामस्वामी नायकर इस दुनिया से रुक सकते हैं। असल में व्यक्ति चले जाते हैं, उनके विचारों में वो ताकत होती है जो आने वाले पीढ़ियों को रोशनी देती है।
वरना व्यक्ति तो जाने के बाद कितने पैदा होते हैं, मरते हैं, जाते हैं, कितने लोग जाते हैं, कई क्रांतिकारी लोग जाते हैं। उन्होंने एक एक लेखक ने लिखा है कितने मरते पैदा होते हैं, लेकिन उस भीड़ में एक शख्स जो है, बिरसा हो, फुले हो, पेरियार हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया हो, भगत सिंह हो, ऐसे लोग अक्सर ज़्यादा तेज रोशनी दिखाते हैं। आज हम जिस वक्त को 2021 के अंतिम पड़ाव पर है, उस समय सबसे मजबूती से कोई याद आता है तो यही शक है। अब्दुल कई अंसारी है, बिरसा मुंडा है, भगत सिंह, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, लोहिया हैं, मंडल है। क्योंकि इन लोगों ने जैसे ही भारत को बनाने को लड़ाई लड़ी, जो आइडिया महात्मा फुले, सावित्री देवी, रमाबाई, इनके जो क्रांतिकारी बातें दिखती है, किसी मुख्यमंत्री बैठकर ठोक दो, उसमें प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कहा कि कपड़ों से पहचान लो जो नफरत करते हैं, लेकिन ऐसा इंडिया होता है जिसमें सबको हिस्से का हक मिलता है, न्याय मिलता है, आत्मसम्मान मिलता है। प्रियर की जब भी बात होती है, सबसे बड़ी ताकत ये बात आती याद में आती है, वो दो बातें हैं। सेफ डिग्निटी, प्रियर ने एक मूवमेंट चलाया, उसके आत्मसम्मान आयोजन, सेफ डिग्निटी मूवमेंट, और दूसरा तर्क और वैज्ञानिकता, अंधविश्वास के खिलाफ तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक आधुनिक दुनिया बनाने का जो ख्वाब था, वो सामाजिक न्याय का पूर्वोदेश में प्रियार ने लिखा था। उसने एक आधुनिक राष्ट्र की संकल्पना में, इतनी आधुनिक संकल्पना में महिलाओं की मुक्ति, गरीब, कमजोर, वंचित, संचित के लिए मुक्ति, इस सबकी शिक्षा की बात करना, सबकी आत्मसम्मान की बात करना, और सर को मिलाकर एक ऐसा राष्ट्र बनाया जिस पर कोई हरिद्वार में कोई धर्म संतति आयोजित की जाएगी और ऐसी न्याय लगेगी। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमको काटना पड़ेंगे तो काटेंगे, ये देश उनका नहीं हो सकता। इस देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। एक धर्म विशेष के कार्यक्रम में, एक धार्मिक स्थल की स्थापना और उद्घाटन में ऐसे शामिल हो रहे हैं, इस पद की गरिमा नहीं है। आप इसके बाद में सेकुलरिज्म को गाली बना देंगे, सांप्रदायिक की नफरत बनाएंगे, शिक्षा बेचेंगे, और हम जिस मैसेज पर हम खेले हैं, शिक्षा के लगातार एक सहारा करते थे। अगर इस देश में सबको मुक्ति और बराबरी की बात करनी है तो शिक्षित करना होगा। महात्मा फुले शिक्षा की बात करते थे, भगत सिंह राजनीतिक लेख लिखा है, जो बात लिखने हैं, डॉक्टर लोहिया ने लिखा है। अगर आप राजनीतिक नहीं करते, राजनीति के शिकार होते हैं, हम विरासत को देखेंगे कि ये सारे लोग गोडसे, गोलवरकर, हिटवानवाद के विचार के लोग हैं। इन्होंने यह तय करके रखा है, ये पूरे विचारित्व को चुनौती मिलती है तो बिरसा, फुले, आम्बेडकर, पेरियार, भगत सिंह, अब्दुल कलाम अंसारी से मिल रही हैं। इसलिए आज पेरियार की शायद जीवन के दिन में, कि हम स्मृति दिन के दिन में यह भरोसा हम आवाज़ करना है, तभी हमारा प्रणाली का कोई फायदा जायज होगा। आपके पुरखों ने लड़ाई किस पुरखों पर की थी, जितना उन्होंने लड़कर हासिल किया था। पेरियार की लड़ाई के बाद आज एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और पेरियार मिलकर एक नया भारत रचना चाहते थे। अपने जीवन को तर्क करने में बाबा साहब ने पेरियार में मिलते हैं। डॉक्टर लोहिया में दक्षिण बरिया जाता है, दक्षिण लोहिया पेरियार को एक दो तीन चीजें हैं, ये बड़ा आपका रेडिकल है। जब लोहिया पेरियार को मिलते हैं, आप जिस मुक्ति की बात कर रहे हैं, हम भी उस मुक्ति की बात कर रहे हैं। दक्षिण और उत्तर की एक सांस्कृतिक आंदोलन कहा जाए। आज सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण में जो पेरियार जो खड़े थे, उसका असर डीएमके तमाम लोगों को दिख रहा है। वहाँ स्टालिन जैसा मुख्यमंत्री बन रहा है, जो इतने रेडिकल फैसले ले रहा है, उसमें देश में किसी में हिम्मत नहीं है फैसले लेने के। ये पेरियार की जमीन है, वहाँ पेरियार की जमीन में मूर्ति के नीचे लिखा है ईश्वर नहीं है। ईश्वर को जिसने बनाया वो मूर्खता है, जो चला रहा है वो धोखेबाज है, जो मान रहा है जो धोखेबाज है। ये हिम्मत किसके पास है? ये तर्क विज्ञान के तर्क का, इसलिए एशिया का टुकड़ा कहा गया। आज देश में एशिया के राम के नाम के जो राम एक और दलित पिछड़े आदिवासी को समझा जा रहा है कि तुम हिंदू हो, गौर से कहो कि तुम हिंदी हो। उत्तर भारत में पेरियार की
भी ज़रूरत है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया और ई विशामी राम नायकर, इन तीनों का त्रिकोण जो मिलकर एक नया भारत बनेगा, उसी की कसर रह गई थी। आज जो हम प्रियार को याद करते हैं, ये भारत के ख्वाब को मैं देखना चाहता हूँ। प्रियार जाते जाते जिस तरह भारत बना है, वो भारत ये बनना छोड़िए, अब तो वापस उस भारत में जा रहे हैं जहाँ प्रियार बनारस गया था, जो काशी ढोल पर उत्तर प्रदेश का चिन्ह जितने जा रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर कोई रोजगार नहीं, कोई काम गिनाने को नहीं है, राम के नाम पर होठ। उस काशी के बाद मैं आपको प्रिया की किस्सा बताता हूँ। प्रिया घर छोड़कर जाते हैं। प्रिया थोड़ा प्रगति दृष्टिकोण थे, जो पंडित पुरोहित उनके घर में आते थे, उनका तार्किक व्यवहार करते थे, बात करते थे। जो फुले के पिताजी धार्मिक थे, प्रियार के पिताजी धार्मिक थे, बाबा साहब के पिताजी भी धार्मिक थे। फुले के पिताजी प्रियार को घर छोड़ के भाग गए, बनारस तक आए। जब बनारस में एक जगह जाते और मंदिर में खाना खाने जाते, भूख लगी रहती है, तो पहले जैनो दिखा, किन जाति के हो बताओ। प्रियार कहते हो मंदिर में जाति नहीं पूछना चाहिए, भगवान तो सबका है। तो प्रिया ने कहा, अपने जीवनी में लिखते हैं, यहाँ हमें बहुत का भगवान के मंदिर में जाति पूछी जाती है, और वही प्रियार भगवान के खिलाफ खड़े होते हैं। आज बनारस में कॉरिडोर बनाकर 2021-22 को चुनाव लड़ रहे हैं। इस दिन में शिक्षा और रोजगार के मुद्दे खत्म हो गए। आने वाली पीढ़ियाँ फुले, आम्बेडकर, प्रियार, बिरसा, अब्दुल कलाम, अंतर्जी, भगत सिंह को ले जाना होगा, नहीं तो ये पीढ़ियाँ बर्बाद कर देंगे। आप धार्मिकता पर अंधविश्वास फैला रहे हैं। फुले कहते थे शिक्षा को मुक्ति का रास्ता है। शिक्षा विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, वित्त बिना शुद्र गए। और एक विद्या कितने अन्याय किए, आप कहाँ ले जा रहे हैं राम। आज हिंदू राष्ट्र क्या बातें हैं। हमारे पुलकों ने सामाजिक राज्य में सामाजिक मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ती, हिंदू बनाने की लड़ाई लड़ती, वो शिक्षा की थी। और नया शिक्षा के नाम पर विश्वविद्यालय में, स्कूल, मिड डे मील में जो खाना बना रहे, उस महिला की जाति अगर दलित है, उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। 2021-22 का भारत है। एक गोरखपुर विश्वविद्यालय तो प्रोफेसर अगर उसको लड़ रहा है, उसको अगर कोई इस जाति का है, तो वो कितना ही पढ़ा लिखा विद्वान होगा, उसको वीसी बनने की कोई चांस नहीं मिलेगा। ये क्या भारत है, ये बहुत खतरनाक। और नई शिक्षा व्यक्तित्व किसानों ने सबक सिखाया। किसान आंदोलन में एक सीख दे गया कि तुमको बदनाम किया जाए, तुमको तोड़ा जाए, लेकिन हम तुम पर हमला किया जाए, किले बचाए जाए, तुम्हारे ऊपर सब कुछ किया जाए, लेकिन तुम सच हो, ईमानदारी और मेहनत से लड़ने की बात करते हो, तुम लड़ जाओ, अंत तुम्हारी जीत तुम्हारी हुई। आज फूले होते, प्रियार होते, भगत सिंह होते, अम्बेडकर होते, लोहिया होते, तो नई शिक्षा नीति के कारण आंदोलन करते, वो सांप्रदायिक के कारण आंदोलन करते, वो रोजगार के लिए आंदोलन करते। ये आज का भारत बनाने की कोशिश है। नई शिक्षा नीति की हिम्मत भी नहीं करते सरकार। आज बाबा साहब के समान विचार रहते तो नई शिक्षा नीति नहीं आ सकती थी। आज हम प्रियार की याद करते हैं। दोस्तों, बहुजन आज शब्द जो है वो ये ना बुरा है ना बाकी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम उन बातों को सोचेंगे। हमको प्रियार के बारे में बहुत सारी बातें कलेक्ट करना है। समाज में जो हो रहा है, अंधविश्वास जो हुआ नहीं, जो कोई भगवान हुए नहीं, उन भगवान के नाम से वोट मांगते हो, उन भगवान के नाम से देश चल रहा है, ये बात बहुत गलत है। हम सुशिक्षित लोग, पढ़े हुए लोग, संगठित लोग नहीं रहे, ना बाबा साहब के विचार रहे। बाबा साहब के नाम से जो लोग दलित, पिछड़े वर्ग, भंडारा से लेकर तो पूरे भारत में चुन के आते हैं, मंत्री बनते हैं, क्या उनके नाम के पीछे सिर्फ मंत्री की पार्टी है और उनके नाम के पीछे राम की डिग्री है? फिर वो रामदास रहे या कोई गोडेकर रहे, इन बातों को भी हमने ध्यान देना चाहिए। प्रियार की क्रांति ये पूरे देश की क्रांति है। दोस्तों, बुद्ध संस्कृति के विचार आज हमें किन बातों को ध्यान देते हैं? हमें भी प्रियार के समान एक क्रांतिकारी विचार को, हम कहाँ सुखी रह रहे हैं। आओ दोस्तों, बीच में हम एक गाना भी ताकत से बोलना चाहेंगे। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ हम सुखी रहे।
सखा सुखी हो राहो 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 सुखाने मनोविते राहो सुखाने मनोविते माझे कल्याण कृष्णाचे कल्याण ओ माझे कल्याण कृष्णाचे कल्याणा ही भावना हो सुखाने मनोविते बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं
शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं डॉक्टर लोहिया, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और प्रिय रामास्वामी नायकर, तीनों क्रांतिकारी विचारों में एक साथ आने की ताकत, बुद्ध निर्माता की ताकत जब इस देश में होगी, महात्मा फुले की ताकत इस देश में होगी, सावित्रीबाई की ताकत इस देश में होगी, जीजा माता की ताकत इस देश में होगी। इस देश को हटाने वाले जो भी इन महान तत्वों को जो विचार करते हैं, जो तिरंगे को हटाने की बातें करते हैं, ये बातें पढ़े लिखे लोग सहन नहीं करेंगे। भारत के अगर जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू तो एक गाली है कि हम मुस्लिम लोगों ने हमको गाली के तौर पर ये शब्द यूज किया और उसको हम आज स्वीकार कर रहे हैं। ये कौन सा धर्म होगा? पाकिस्तान जिस तरह से बना, ये हिंदुस्तान ये बनेगा। इस बातों को तर्क के साथ में हम जोड़ने की अगर बातें करते हैं, हम इसको तर्क से याद करने वाली बातें कहेंगे, ये हमारे परिस्थिति में सबसे बड़ा दुख होगा। दोस्तों, आइए इन बातों को देखते हुए आज हम पेरियार ने उच्च वर्गीय को नाक में दम किस तरह से किया है, इस बातों को भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर एक लेखक के रूप में आज एक मेरी किताब भी रहेगी। आगे की किताब के साथ में मैं और डॉक्टर फुलेकर, मधुसूदन फुलेकर दोनों आतर करके अच्छे अच्छे लोगों के बारे में विचार करेंगे। आज इतनी सादी बात नहीं रही है। आज का भारत ये सादा भारत नहीं है। पूरे दुनिया में, अमेरिका में भी हमारे लोग हैं, पूरे क्रांतिकारक लोग। आप इसको नया हिंदुस्तान नहीं बना सकते, ये भी ध्यान में रखिए। ये सेकुलर भारत है, ये तिरंगे झंडे का भारत है। इसको हटाकर आप इस झंडे को हटाकर दूसरा झंडा नहीं पहना सकते, इतना भी याद रखो दोस्तों। हिटलर आए, मुसोलिनी आए, दुनिया आई, कुछ नहीं कर सके, ना दाऊद कुछ कर सका। ये मेरा भारत महान है। इस भारत को किसी स्थान में मत बनाइए, एक धर्म का राष्ट्र मत बनाइए। जो बातें एक राक्षस ने की और खुद जल गया श्री कृष्ण के कारण, वही बातें जब आप करोगे, इसमें क्रांति पैदा होगी। हर पढ़े लिखे लोग उठ जाएंगे, नया शिक्षा धोरण को विरोध करेंगे। आइए दोस्तों, प्रिय रामास्वामी नायकर के उच्च वर्ग के बारे में जो विचार थे, उसके बारे में भी हम बातें करना बहुत आवश्यक है। आज प्रियर के बारे में बड़े बड़े लोग आवाज उठा रहे हैं, बड़े बड़े चैनल आवाज उठा। जब रात का अंधेरा जब घना हो जाता है, तभी उसमें से उजाले की पाव फटती है। जहां पर बहुत शोषण पीड़न उत्पन्न होता है, वही
एक विद्रोह जरूर पैदा होता है। सदियों से अन्याय अत्याचार के खाई में फंसे हुए समुदाय को ऊंचा उठाने समय 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 पर मुक्तिदाता आते रहे हैं। मानवीय ये गरिमा और ये असीमता, इसकी रक्षा में एक ऐसा में नाम जोड़ता है। वो नाम है दक्षिणी भारत के, हाँ, वो 19 की सदी के अंत की सदी की अंत की बातें कर रहे हैं। तमिलनाडु में समुद्र के किनारे एक बसा हुआ एक जिला है, ये रोड ईरोड, ये जिला कहे, ये हर गांव में ताड़ नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ है, और जितने घने पेड़ उतना ही घना अंधविश्वास। समाज पर सभी ब्राह्मण जाति पर अधिकार उनकी प्राथमिकता शिखर पर थी, और बाकी बाकी का जीवन पैरों का तरह कुचला जा रहा था। अछूतों के लिए ये सोचना भी था कि वे आदमी हैं। घोर में उठकर जमींदार की भिखारी इनकी आवश्यकता के दिनचर्या थी। और उन दिनों में दक्षिण भारत में अधिकांश जमीन के मालिक सभी उच्च वर्गीय के ब्राह्मण लोग थे। ऐसे परिवेश में रोड के नायकर समुदाय में प्रियर का जन्म हुआ। जिसमें प्रियर का जन्म हुआ उस समय तक के प्रियर में परिवार की स्थिति अच्छी हो चुकी थी। प्रियर की जाति थी गड़िया, यानी नायकर, मतलब चरवाहा, गायों को चारने वाले। उत्तरी भारत में गंडेरी अथवा ज्वाला कहता जाता है। वही लोग दक्षिण भारत में नायकर के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। प्रियर की और एक भाई थे, ईवी कृष्णस्वामी, और प्रियर के पिता का नाम था वेंकट नायकर। वे बहुत कठोर परिश्रमी थे, धैर्यवान, अनुशासन प्रिय और परोपकारी व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने लगन के अपने जीवन को बहुत बड़ा उन्नत किया और समृद्ध बनाया। वे ईरोड में पत्थर को रोड करने के राजमिस्त्री के सहायक बने और दिन भर पत्थर और मसाले की धुलाई करते रहे। रामस्वामी नायकर की एक नानी थी, और नानी उनको बहुत प्यार करती थी। अपने झोलेदार चेहरे के और पंपलिन मोसे से जे नटखट होकर को बुलाती थी। नटखट वो मगन हो जाते थे। जो वो छोटे थे तभी उन्होंने अपने नाती को अपने घर बुला लिया था। नानी उन्हें अच्छी अच्छी रोचक कहानी सुनाती थी। उनके नायकर निर्भीक और शासित होते थे, जिनके दिल में गरीब जनता के लिए अपार सहानुभूति है और दया होती थी। ऐसे नायक रामस्वामी को वो मोक्ष लेते थे। हम जो रामस्वामी में चेतना देखते हैं, वो चेतना के निर्माण में उनकी नानी का भूमिका बहुत बड़ी रही है। 8 वर्ष के आयु में प्रियर में स्कूल में जाने लगे। विद्यालय जाकर रामस्वामी ने रुचि पढ़ाई के अलावा कई कामों में बढ़ने लगी थी। सबसे अजीब बातें थी, स्कूल के अध्यापक लग रहे। स्कूल में ढेर सारे बच्चे दिन भर धमा चौकड़ी मचाते थे। उनको छूकर आकर एक पाठ याद कराने की हिदायतें देते थे। अध्यापक अपनी अजीबोगरीबी हरकतों के कारण बच्चों के कारण मनोरंजन करते थे। वे अक्षर भाषा जानते थे, समझने लगे थे, लेकिन अन्य किसी चीज़ को उनकी रुचि नहीं थी। वे उगता जाते थे क्योंकि दिन भर अध्यापकों की देखरेख में उन्हें एक ही जगह पर बैठना पड़ता था। 10 वर्ष की उम्र में हमेशा के लिए उन्होंने इन सब चीज़ों को स्कूल को छोड़ दिया। रामस्वामी तरह तरह के तर्क वितर्क में लगे थे। उनके घर में जो भी पंडित, पुजारी या साधु सन्यासी आते थे, वो उससे ईश्वर के नाम के ना होने के, कर्म कांडों के पाखंड होने के बहस करते थे। उनके माता पिता इन बातों का बुरा मानते थे, लेकिन प्रियर के तर्कों को काटना कोई कठिन था, संभव नहीं था। रामस्वामी की बातों से उपकर पिताजी ने उन्हें व्यापार में लगा देने की सोच की थी। स्कूल जाने के साथ में आते से समाप्त हुई थी। पिता उन्होंने अपने साथ अड़क ले जाने लगे, जहाँ नीलामुखी वस्तु पर पता लिखने का काम करने लगे। उन्होंने मंदिर में भीतर में होने वाले अनाचारों को अपने आंखों से देखा। पारिवारिक दबाव
वो भले ही धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं दिखाए, लेकिन उनके मन में विद्रोह बढ़ता रहा और बढ़ता ही रहा। ये विद्रोह बढ़ते बढ़ते और तर्क मजबूत होते गए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, देवी देवता ये झूठे हैं, पौराणिक कथाएं सब ये झूठे हैं। पौराणिक कहानी के धज्जे उठाते हुए रामस्वामी अक्सर कहा करते थे, चढ़ावा चढ़ाने से कुछ नहीं होता, चढ़ावा चढ़ाने से नाखुश होने वाले देवता तो कोई उम्मीद कैसे की जा सकती है। एक बार रामस्वामी घर पे आकर ब्राह्मण को, पुरोहित को एक दल से जमकर तर्क हुआ। उन्होंने ईश्वर मेदिक को छिन्न भिन्न करता हुआ कहा, वे सभी धूर्त और ठग है। इस बात पर स्वयं उनके पिता बुरी तरह से चिढ़ गए थे। जिन दिन में ऐसी बातें घटनाएं हुई, उन दिनों रामास्वामी कुशल व्यवसायी के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। वे युवा थे और उनके मन में उत्साह किया था। उन्होंने ऊंची अट्टाचारी पर रहकर ऊपर कर दरिद्र पर रहने वाले जीने लोगों को भी देखा था। उनके मन में विद्रोह भरा हुआ था। ये सब देखकर उनके माता पिताजी सोचने लगे कि रामास्वामी की शादी की जाए, ताकि ये पत्नी के प्रेम में पड़कर इस स्वच्छता को, नास्तिकता को त्याग दे। फिर भी वो संवेदनशील और कोमल भावना वाले व्यक्ति थे। युवा होते होते उनके मन में प्रेम की आंखें जो प्रेम जागृत हुए, नागमी नामक उनकी आकर्षित हुए। वो 13 वर्ष की सुंदर सुशीलित युवती थी। दोनों का परिचय था और यह परिचय धीरे धीरे प्रगाढ़ प्रेम में बदल गया। समय नागमी का जन्म एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ था और रामास्वामी के विद्रोही स्वभाव को वो जानती थी। इसके बावजूद भी रामास्वामी का पति पाकर वो बहुत प्रसन्न हुई। नागमयी आस्तिक थी, रामास्वामी पूरे नास्तिक थे, देव धर्म को नहीं मानते थे। दोनों की मान्यताओं के स्वाभाविक उनका रूप अलग था, तो भी नागमयी ने कभी ये नहीं लगने दिया कि उसका मतभेद है। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। केवल पारिवारिक जीवन ही नहीं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में नागमयी जीवन में अपने पति को पूरा सहयोग दिया। विवाह के पश्चात, प्रियार के पश्चात उनको लेने लगा कि दुनिया के विचार को बदले पर क्या कहेंगे। वो अपने पत्नी का ही विचार ना बदल सके। क्या अच्छा हो कि दुनिया के सामने धार्मिक कट्टरता का मखौल उड़ाने के पहले अपने पत्नी के विचारों को ही बदल दिखा दिया जाए। इस प्रकार उन्होंने जो सिद्धांत घोषित करने के रखे हैं, उसे व्यवहारिक रूप के मिल जाएगा। अब उन्होंने अपने परिवार के अंधविश्वास पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उन दिनों में उनकी पत्नी हंसुली पहनती थी, जो सुहाग का प्रतीक था, लेकिन रामास्वामी ने उसे गुलामी का प्रतीक मानते थे। उनका कहना था, यह आभूषण वास्तव में औरतों को पति का गुलाम बनाने का लिए प्रेरणा देता है और वो स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण और विकास नहीं कर पाती। उन्होंने अपने पति को अपने हंसुले उतारने को सहमत कर ले लिया। उधर रामस्वामी की गतिविधियाँ बढ़ती जा रही थी। उन दिनों उनके धर्म में पवित्र त्योहार के दिन सादा और बिना मसाले का अन्न खाया जाता था, लेकिन रामस्वामी बहुधा पवित्र त्योहार के दिन स्वादिष्ट अन्न का सिद्ध करके बनाते थे और खाते थे। अपने पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को भी मंदिर नहीं जाने देते थे। अक्सर वे अपने अछूत मित्रों को अपने घर में दावत देकर बुलाते थे और भोजन कराते थे। रामस्वामी के व्यवहार से धीरे धीरे उनके परिवार में मतभेदों का वो भार इतना होने लगा, शीघ्र ही छोटी छोटी कहासुनी झगड़े आम बातें हो गए। पारिवारिक विरोधों से रामस्वामी इतने आहत हो गए कि अंधकार में डूबने लगे। सब वो अकेले हो गए। ये कठिन समय था और घर उनको कारागार सा लगने लगा। इसी समय उन्होंने घर छोड़ने की ठान ली। एक दिन चुपचाप बिना कुछ कहे वो घर से निकल गए। घर के तूफानों से वो विचलित थे, लेकिन उनको लगा बाहर चलकर हम क्या हालात है। बहुत दिनों तक घूमते रहे। धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए। तब साधु और सन्यासी के बीच में लग गए और कलकत्ता, बनारस, मथुरा, हरिद्वार, द्वारका इत्यादि घूमते रहे। बनारस में वो सन्यासी के अवधूत बन गए थे। जहाँ जहाँ गए वहाँ उनके जीवन में बड़े करीब से देखा। ये तीर्थ यात्रा उन्हें शांति देने वाली नहीं थी, विचलित करने वाली थी सिद्ध हुई। कुछ दिनों तक
ऐसे कष्ट झेलने के बाद उन्होंने निसारता सबको समझ लिया, ऐसा जीवन बिताने के, स्वस्थ चौकट करने के बिना कुछ नहीं मिला। उन्होंने बुद्ध वचन तो पढ़ा लिखा, इसलिए उन्होंने संन्यास त्याग कर अपने घर की राह धर ली। इस खट्टे मीठे अनुभव से ज्ञान पाकर वो अपनी समझ पर अपनी पहले से अपेक्षाधीन दूर हो गए थे। हाँ, उनमें इतना परिवर्तन जरूर हुआ था कि इस तरह की उग्रता को छोड़कर विनम्रता हो गए थे। उम्रता से कठोरता से बढ़ती है और बना हुआ काम भी बिगड़ता है। जो सहयोगी होता है वो उग्रता के कारण दूर हो जाता है। उन्होंने अधिक समझदारी से जीवन बिताने का निर्णय लिया। साथ ही उनके परिवार वाले भी उनके प्रति नम्र हो गए थे। वे वे पुनः अपने व्यवसाय में लग गए और कुछ ही समय में उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। वे बेहद परिपक्व हो चुके थे। अपने सामाजिक कामों के अधिक ठोस रूप से कार्यान्वित करने के सोचने लगे थे। वह बहुत ध्यान देने लगे। उन्होंने देखा कि उनके पास अकूट संपत्ति हो गई थी। उसने उनका उपयोग परिवार के सीमित लोगों के द्वारा हो रहे हैं, सीमित लोगों के समाज के हित में कैसा होगा। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति की व्यवस्था के लिए अपने पिता के नाम पर एक सार्वजनिक न्यास मंडल की स्थापना की। वो सोची और इसके माध्यम से कई कल्याणकारी संस्थाएं बनाकर सार्वजनिक हित के लिए संचालित करने के लिए निर्माण किया। जब घर में प्रस्ताव रखा तो उनके बड़े भाई हीराकृष्ण स्वामी इसने कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन उनके पिताजी वेंकट जी ने रामास्वामी का प्रस्ताव मान लिया। जल्दी ट्रस्ट बन गया। ट्रस्ट की ओर से एक स्कूल, एक अस्पताल बनाया गया। जो कृष्णास्वामी इस पर ध्यान नहीं देते थे कृष्णास्वामी, लेकिन उनके भाई बाद में तर्क खुलने से इतने भाव विफल हो गए कि वही स्वयं चिकित्सा का प्रारंभिक परीक्षण लेकर वो ट्रस्ट के अस्पताल में रोगियों की निःशुल्क सेवा करने लगे थे और दवाएं बांटने लगे थे। वेंकट जी परिपूर्ण जीवन जीकर सन 1911 में चल बसे। पिता के पीछे विशाल संपत्ति में जो बेटों में विभाजित हो रही थी, जल्द ही घर में बंटवारा हुआ। रामास्वामी को अपार संपत्ति और सफल व्यापार के साथ में पिता के प्रबंध में चल रहे अनेक ट्रस्टों की व्यवस्था का उत्तराधिकारी मिला। अभी वो तत्परता से समाज सेवा में जुटे। यूरोप की समाज सेवा को देखने सुलझाने में उन्होंने आश्चर्यजनक सफलता पाई। वे जनता में बहुत लोकप्रिय हुए, आदरणीय होते गए। उनकी लोकप्रियता के आलम ये था, कुछ ही वर्षों के भीतर वे कई संस्था के पदाधिकारी हुए, नियुक्त बनाए गए। धीरे धीरे एक भी ऐसी संस्था न बची जिसके प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उनका संबंध ना हो। गरज ये है कि यूरोप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के हर धड़कन में रामास्वामी से जुड़ गई थी। प्रियर का स्वभाव लिख पर चलने पर नहीं था। उन्होंने स्वयं अपनी राह तैयार की थी। इनमें नेतृत्व का महान गुण था। हर काम में वो कमर कस के काम करते थे, आगे रहते थे। उन दिनों में जो देवस्थानम के ऑनरी मैजिस्ट्रेट थे, ईरोड शहर में भयानक प्लेग फैल लगा। इस महामारी में लोग मरने लगे, मारे डर के मारे शहर से पलायन करने लगे। तब रामास्वामी ने धीरे और साहस से काम लेकर बीमारों को अस्पताल पहुंचाने का और बीमारी को नष्ट करने का अभियान चलाया। जल्द ही इस पर काबू पाकर वे सफल हो गए और रामास्वामी सभी के आदर्श नायक बन गए। अब जनता उनका नेतृत्व चाहने लगी। सन 1919 में ईरोड नगर पालिका के वो अध्यक्ष नियुक्त किए गए। जिसमें देश प्रेम की भावना होती है, उसकी वाणी वो प्रकट होती है। उनकी भाषा निश्चय विश्वसनीय होती है। पेरियार इस मामले में बहुत आगे थे। उनकी भाषण शैली से भी हजारों लोग उनके दीवाने बने। एक दक्षिण भारत की मशहूर रियासत थी। वहाँ के राजा ने एक मंदिर बनाए, उसके आसपास के पवित्र मान के वहाँ का प्रबंधन सवर्णों ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया। मंदिर एक उस अहाते में कई सरकारी कार्यालय और कत्ता में आते थे। यहाँ तक में जाने वाली सड़कें सवर्ण के इलाके में कोई जा नहीं सकता था। हर वर्ष में केरल की जनता, वहाँ के राज्य की जनता 1924 में मनाए जाने वाले जन्मदिन के अवसर पर इरवा जाति के लोगों को मंदिर की सड़कों को रोक गया। ये रोक लंबे समय से थी। लोगों में इसमें लेकर काफी असंतोष हुआ, लेकिन इस बार
असवर्ण जनता में विद्रोह पर फुट करा। सवर्णों के विरुद्ध आंदोलन फुट गया। मदुरा के वकील जॉर्ज जोसेफ इस आंदोलन के नेता थे। वे प्रियार के मित्र भी थे। उन्होंने प्रियार को पतरा झारावा आने पर निमंत्रण दिया। वाइकोम के आंदोलन को ना शूद्रों का महानायक बनाया, निषाद क्षेत्र में फैले दक्षिण भारत के समाजक वास्तविकता समस्या क्या है इसे भी इन्होंने परिचित कराया। इस आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका ही ये अदा की, एक नए प्रियार को जन्म दिया। अब प्रिया सत्याग्रह पर बैठ गए। जनता रोज सत्याग्रह के लिए भोजन की व्यवस्था करती थी और हौसला जाहिर करती थी और वहाँ इकट्ठा होती थी। आंदोलन की शक्ति जनता और नेता दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। आंदोलन की शक्ति जनता और नेता इतने महत्वपूर्ण होते हैं, वैसी समान दोनों की सम्मिलित शक्ति से आंदोलन आग की तरह आग बढ़ा और प्रियार को गिरफ्तार किया गया। 1 महीने की उनको कारावास की सजा की गई। जैसे ये सूचना उनके पत्नी को नादामयी बहन करने ये मालूम को मिल गई है तो वो शीघ्र ही ईरोड से चलकर वाइकोम पहुंची और आंदोलन में भागे देती। प्रियार 1 महीने के बाद जेल से छूटे और तुरंत ही फिर से आंदोलन में जुट गए। फिर से गिरफ्तार किए गए और इस बार इनको 6 महीने की कारावास का दंड मिला। इस फैसले से प्रियार ऊपर से तो शांत लगे, लेकिन मन से भीतर मन का एक झंझावात शुरू हुआ। एक सामूहिक और बड़े आंदोलन को छुआछूत की लड़ाई ली जा सकती थी, इसका अंतित व्यक्त होगा, ये हृदय धड़क बातें उनके लिए थी। अब प्रिय रत्न निश्चित बन के थे, वो लोकशाही राजशाही को बड़े सवाल को ये चुटकी बजाकर हल नहीं किया जा सकते थे। अब तो वे जाति व्यवस्था के बुनियाद से अच्छी तरह से विचार कर चुके थे, लेकिन साथ साथ ये भी अच्छी तरह पता था कि वर्ण व्यवस्था के प्रति सचेत न होने के कारण इस पीड़ित जनता का उपयोग गुलामी की जंजीरों से और मजबूत करने जा सकता है। रामस्वामी ने घुसघुस किया, जहाँ भी जातिवाद का घोष फैला जाएगा हम उसका समूह नाश करेंगे। रामस्वामी ने निर्भीक होकर अपनी लड़ाई आगे जारी रखी। 1925 में कांचीपुरम में क्रांति अधिवेशन के समय प्रियार ने एक मांग रखी, अब्राह्मण के हित के लिए नौकरियां और विधानसभाओं में उनकी जनसंख्या के अनुदान से प्रतिनिधित्व की मांग की जाए। रामस्वामी ये दे चुके थे। सरकारी और गैर सरकारी स्थानों पर ब्राह्मणों के वर्चस्व के कारण गैर ब्राह्मणों के कारण ना अपेक्षा होती है, उनके हकों की आवाज़ भी दबाई जाती थी। जब प्रियार में इस योजना को लागू करने का प्रयास किया तो सभी ब्राह्मण उनके खिलाफ हुए। जब जातीय प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव गिर गया तो गहरा धक्का हुआ और कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया। प्रिय आत्मसम्मान का आर्य गैर ब्राह्मणों की मानवीय स्थिति विरुद्ध प्रिया ने आंदोलन चलाया। जस्टिस पार्टी के कार्यालय में अब उन्होंने ब्लैक शर्ट मूवमेंट, जो दरअसल द्रविड़ आंदोलन का एक रूप था, रूपरेखा बनाई। काली कमीज से उनका आशय था, वह द्रविड़ों की आर्थिक दास्ता को प्रकट करती है। अज्ञान और अंधकार के प्रतीक काली कमीज वास्तव में द्रविड़ की लोग बताते थे। दक्षिण भारत में राजनीतिक इतिहास में यह अपने ढंग का अनूठा आंदोलन था। इस आंदोलन के कुछ निश्चित मांगे थी जिन पर कभी विचार नहीं किया गया था। बहुत जल्दी ही इस आंदोलन में जोर पकड़ लिया। एक लहर सी आ गई। एक शूद्र और दलितों के अधिकारों को अनदेखी नहीं की जा सकती। इस आंदोलन की परिणति ये रही, 27 दिसंबर 1929 को जनसंख्या के अनुपात में गैर ब्राह्मणों को सरकारी नौकरी में आरक्षण मान लिया गया। आत्मसंयान आंदोलन को युक्तिवादी आंदोलन पर जाना जाता है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया के दौरान भी लोगों को पता चला कि अधिकारों के संघर्ष के लिए किस तरह युक्तियाँ कारगर होती हैं। आज जिसे सभी द्रविड़ निमंत्रण कटघर के नाम से जानते हैं, उस पार्टी की नींव प्रियार ने रखी थी। इस पार्टी के गठन का लक्ष्य गैर ब्राह्मणों को सत्ता के केंद्र में लाना था। इसके गैर ब्राह्मणों के लिए किसी भी लाभप्रद जगह के लिए स्थापित होना तमिलनाडु में दुर्लभ था। सन 1926 में तमिलनाडु में अब्राह्मण समुदाय को मिलाकर मदुराई में एक सम्मेलन किया।
प्रिया यात्रा करने में भी अधिक रुचि रखते थे, लेकिन आंदोलन की व्यस्तता के कारण एक लंबी यात्रा करना उनके लिए सहज नहीं था। तो भी पूरे सारे संसार के वो नियमित पढ़ते रहते थे और यूरोप के बारे में उनके बारे में कई जिज्ञासाएं थी। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने देश के बाहर यात्रा की। वो विद्वान साथी वागेसिया रामनाथन के साथ में वो जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस तथा मध्य पूर्व यूरोप में अनेक देशों में यात्रा पर रवाना हुए। 1924 में 54 में बाबा साहब के साथ वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट भाग लेने में गए। बर्मा के राजधानी में रंगून पहुंचे तो बौद्ध धर्म को निकट से जानने का अवसर मिला। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का क्रांतिकारक प्रिया के मन मस्तिष्क पर गजब का प्रभाव गिरा। उन्हें सभी और बुद्ध ही दिखाने देखने लगा। उन्हें भगवान को 2500वीं जयंती पर अनेक स्थानों पर प्रवचन किए। जो साथ साथी विद्युत नामक पत्रकार में प्रतिष्ठित थी। प्रियार और बाबा साहब आम्बेडकर ये भाग्यवाद के विरुद्ध थे। भागवत आम्बेडकर ये महान सत्याग्रह से उनकी खोदपूर्व लेख भारत में जातीय प्रकाशन के उत्तराधिकार बढ़ रही थी। दोनों महान सामाजिक क्रांतिकारी नेताओं की भौगोलिक दूरी थी, किंतु वैचारिक प्रभाव में बराबर एक दूसरे से संपर्क रखते थे। प्रियार बुद्धिवादी थे, हर चीज की खूब छानबीन करते थे। वे एक सच्चे मनुष्य थे, सदा त्याग के लिए तत्पर रहते थे। प्रियार में अपने अपने करोड़ों रुपए आंदोलन में झोंक दिए। वो दोहरेपन से सदा दूर रहे। अपने भतीजे के विवाह में सेना की जगह शोक गीत बजवाए और किसी अशुभ दिन पर शादी की है और अभी ब्राह्मण पुरोहित के बजाय विधवाओं से रस्म पूरी करवाई। प्रिय रस्म पेशेवर रेशक नहीं थे, लेकिन आंदोलन की जरूरत थी उनकी लेकर के और प्रेरित करती रही। उनकी ये किताब सर्वाधिक चर्चित रही, सच्ची रामायण। सच्ची रामायण ये कथा पुस्तक नहीं है, भारत देश में लिखी गई रामायण के अध्ययन से निकाला गया एक तार्किक निष्कर्ष है। इरविन अल्लई इस पुस्तक इस रचना की इस समाज सुधार के लिए, सामाजिक क्रांति के लिए आवश्यक पर बल दिया गया। एक और पुस्तक अरविंद चुदार जाति और उसके चरित्र पर विश्वास किया गया है। प्रियर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सभी मोर्चों पर, इवन तो धार्मिक, सभी पर और तीनों मोर्चों पर एक महान लक्ष्य का माध्यम बनाया। आज जाति की चेतना में तमाम जातियों के परस्पर शोषण, अन्याय के सर्वनाश के लिए निश्चय ही प्रियार सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक पुरुष है। प्यारे दोस्तों, हम प्रियार के बारे में उन बातों को ध्यान देंगे जो बातें हमारे जीवन की सबसे बड़ी क्रांति बातें होती है। వర్ణధర్మం వరదలై పారినప్పుడు, అది నిండు జీవితాలను ముంచివేసినప్పుడు ఏటికి ఎదురీదిన ఏకైక వ్యక్తి జాతిని మేల్కొల్పడానికి ఒంటరిగా బయలుదేరిన బహుజన సూర్యుడు, వర్ణ ధర్మాల నిజాల నిగ్గులను తేల్చిన నిక్కచ్చితమైన మహానుభావునికి వందన చందనాలతో. పేదల పెన్నిది తానురా మన పెరి
ಪೆರಿಯಾರೆ ಪರ್ವತ ನೆರೆಯೂಡೆ പനിനീരേ കുളിരും കൊണ്ടു കുണുങ്ങി നടക്കും മലയാളി പെണ്ണാണു നീ ഒരു മലയാളി പെണ്ണാണു നീ सारेगामा कारवा डिजिटल ऑडिओ प्लेअर यामध्ये आहेत संघम शरणं गच्छामि तथागता नमोस्तु गौतमा ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा ज्ञान दीप चेतवी काल कीर्तमा ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा सदय हृदय अभयदान देहि तू स्वये अंतरंग शांत करित जीवनातये स्वकर्म मन जाण्यास भीम शक्ती दे अखिल भुवन उजळण्यास प्रेम भक्ती दे करी सशक्त करी समर्थ हे नमोत्तमा ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा नवनवीत रूप धरुन येई अज्ञान बुद्ध देव भारतास त्या प्रभुतदा विषमगान विषमता अजून लोपली त्याची करुणी आपुली परम करुणी लोचनात दाटली क्षमा ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा धम्म शरण संग शरण लोक साधना शुद्ध चित्त शुद्ध नीति शुद्ध भावना नवयुगात गिरवूया जन समानता हाच धम्म हेच ध्येय येई मानता भीम रूप धारुणी तू शिकविले आम्हा नमो तथागता नमोस्तु गौतमा ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा नमोस्तु गौतमा नमोस्तु गौतमा వర్ణధర్మం వరదలై పారినప్పుడు ये हमारे कैप्टन ऐसी टीम बनाते हैं। राहुल झुलर नाम तो सुना होगा। प्यारे दोस्तों,
यही हमारे कैप्टन है। हमारे कैप्टन हमारे फादर बाबा साहब आम्बेडकर हैं, हमारे फादर महात्मा फुले हैं, हमारे फादर